बच्चों, आज हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है धातुओं की क्रियाशीलता। धातुओं की क्रियाशीलता पढ़ने से पहले हम एक टर्म सीख लेते हैं, जैसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। मान लो आपके पास कोई भी धातु M है, यदि ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती है तो इस पर प्लस आवेश आ जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीकरण। दूसरा स्टेप हमारा अपचयन अर्थात रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अगर कोई भी अधातु हो, अगर वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका अपचयन। हम जानते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मानक अपचयन विभव, या कहें जो हमारी सारणी बनाई गई है वो किसमें बनाई गई है? मानक अपचयन विभव के क्रम में बनाई गई है। अब मानक अपचयन विभव सारणी में दो प्रकार से हमने लिखा है, एक तो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अगर सिंपल हम कहें, जो पॉजिटिव मानक अपचयन विभव है तो उसकी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता थोड़ी कम होती है, या जिनकी वैल्यू पॉजिटिव में है वो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करना चाहते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं। दूसरा अगर नेगेटिव में है तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी से कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि दो धातुओं में कौन अधिक क्रियाशील होगा। जैसे यहाँ हमने दो धातुएं ले ली, जैसे आयरन अर्थात Fe, कॉपर Cu। इनके मानक अपचयन विभव -0.44 वोल्ट है आयरन का, और कॉपर का है +0.34। देखो ये माइनस में है ये वैल्यू, ये प्लस में है। तो मैंने बताया था अभी जस्ट कि जिसकी वैल्यू माइनस में होती है वो इलेक्ट्रॉन इजीली त्याग कर देती है, आसानी से त्याग कर देती है, जबकि जिसकी प्लस में होती है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं कर सकते हैं, या कहें उनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो जाती है। अब इसके लिए क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं हम लोग। जैसा कि प्रश्न है कि लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्यों? तो समझ लो। सबसे पहले इनके हम लोग मानक अपचयन विभव लिख लेंगे। देखो Fe मतलब जो आयरन लोहे का, उसका मानक अपचयन विभव -0.44 होता है। कॉपर का मानक अपचयन विभव +0.34 वोल्ट होता है। अब क्रिया जैसे हमें सिंपल दिख रही है तो ये सभी क्रिया हम इस प्रकार लिख देते हैं, CuSO4 + Fe, FeSO4। अब देखो यहाँ कॉपर सल्फेट के साथ था, आयरन स्वतंत्र अवस्था में है। जैसे आयरन को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला तो कॉपर अब देखो स्वतंत्र अवस्था में आ गया और आयरन का आपका जलीय विलयन बन गया। अब ऐसा हो कैसे गया वो समझ लीजिए। अब देखो इसके मानक अपचयन देखो लोहे का कितना है, -0.44, और ये Fe का रहा आयरन का, और कॉपर का वोल्ट। अब हमने ये चीज़ देख ली। वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है हमारी, उसमें हम जानते हैं जिस एलिमेंट या धातु का मानक अपचयन विभव माइनस में होता है, या जो धातु ऊपर स्थित होती है वो अधिक क्रियाशील होती है, जो नीचे होती है वो कम क्रियाशील होती है। या दूसरा कहें, जो ऊपर अर्थात जिसकी वैल्यू माइनस में होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देती है, और जो प्लस में होगी या जिसकी वैल्यू माइनस में कम वैल्यू होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। क्लास 11 का अगर आपको ध्यान है तो देखो यह जो कॉपर है वो Cu2+ और SO4 माइनस में है। Fe की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। अब कॉपर 2+, ये तो देखो इलेक्ट्रॉन पहले से प्लस आवेश है तो ये तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। और हम जानते हैं हमारे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार जो Fe है इसकी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता अधिक है कॉपर की अपेक्षा, इसलिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। और त्याग कर दिया तो देखो
कॉपर की अक्षरण संख्या कितनी आ गई है, 0 आ गई। और Fe अब क्या होगा, देखो Fe 2 प्लस और SO4 2 माइनस, मीनिंग जो कॉपर का स्थान 2 प्लस में था उसका स्थान किसने ले लिया, Fe ने ले लिया। इस तरीके से आपका जो आयरन होता है वो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब यही होता है कि वो स्वतंत्र अवस्था में चला जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है वो, क्या कारण है कि मैग्नीशियम व जिंक अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं जबकि कॉपर व सिल्वर धातुएं ऐसा नहीं करते हैं। तो वो अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। अब सबसे पहले हम आवर्त जो हमारी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें देख लेंगे किसका मानक अपचयन भाव कितना है। मैग्नीशियम का जो होता है -2.36 होता है, जिंक का -0.76 होता है, कॉपर का +0.34, सिल्वर का +0.80 होता है, हाइड्रोजन का होता है 0। अब देखो इन दोनों का मानक अपचयन विभव 0 की अपेक्षा प्लस अर्थात अधिक है और इन दोनों का मानक अपचयन विभव 0 के अपेक्षा माइनस में है। अब हम जानते हैं जो माइनस अर्थात जो वैद्युत रासायनिक में ऊपर आती हैं या जिनकी वैल्यू माइनस में होगी वो अधिक क्रियाशील होते हैं और जिनकी प्लस में होती है वो कम क्रियाशील होते हैं। तो देखो हाइड्रोजन की अपेक्षा इन दोनों का मानक अपचयन विभव क्या है, प्लस में है। और जो प्लस में है तो ये हाइड्रोजन के मुकाबले कम क्रियाशील है। कॉपर और जो सिल्वर है वो कम क्रियाशील हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन अम्लों से या कहें हाइड्रो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। जबकि जो मैग्नीशियम और जिंक है देखो इनके मानक अपचयन विभव कम है अर्थात माइनस में है, और माइनस में है तो 0 अपेक्षा माइनस में तो अधिक क्रियाशील है, किसके अपेक्षा, हाइड्रोजन की अपेक्षा। इसीलिए ये अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। तो एक सिंपल से कह सकते हैं क्योंकि मैग्नीशियम और जिंक का जो मानक अपचयन होता है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा ऋणात्मक होता है, इसलिए ये अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं। किंतु कॉपर और सिल्वर जो धातुएं हैं उनका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन की अपेक्षा प्लस होता है, इसलिए ये अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जिंक वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है तो इसलिए ये अपने से नीचे वाले हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। कॉपर और सिल्वर वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं, इसलिए ये कॉपर और सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं।